हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं NCERT आधारित भारतीय इतिहास का ये सेशन, जो अंतिम प्रहार होगा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो आप लोग ज़रूर देखिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का संकलन ये इस वीडियो में होगा। तो आप लोग देखना ना भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन का NCERT नोट्स है, जिसके हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, और इसे सरासर निगाहों से आप लोग जल्दी जल्दी देखिए। और ये सेशन आप लोगों का आज शुरू हो रहा है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला जो टॉपिक होगा, इतिहास से संबंधित प्रसिद्ध कथन के बारे में, जो आपके संपूर्ण प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक से रिलेटेड होंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास का है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी, किसका कथन है ये? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट का। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्योतिषी के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। यह कथन कहाँ से लिया गया है? तो गार्गी संहिता से लिया गया है। ठीक है, गार्गी संहिता से। तो दोस्तों ये सेशन देखना ना भूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था। व्यवसाय परिवर्तन में भी संभव नहीं था। केवल ब्राह्मणों को व्यवसाय परिवर्तन का अधिकार आपातकाल में था। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मेगास्थनीज का। ठीक है, मेगास्थनीज का। तो बिहार शिक्षक भर्ती में जो है ना, कथन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो, ठीक है, या ज्योग्राफी। नेक्स्ट पॉइंट है, देवताओं का प्रिय धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है। यह जो है कौन सा अभिलेख है? तो अशोक का 13वां शिलालेख जो है, देवताओं का प्रिय धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है। अगला पॉइंट है, धम्म सभी धर्मों की साझी संपत्ति है। वस्तुतः अभिलेखों में विहित धम्म सभी धर्मों का सार था। यह कथन जो है फ्लीट का कथन है। ठीक है, फ्लीट का। अगला पॉइंट है, ऐसा कोई वर्ष नहीं बीतता था जिसमें भारत रोमन राजकोष से 10 करोड़ सेस्टियर रोमन सिक्का न खींच लेता हो। यह कथन है प्लिनी का। ठीक है, प्लिनी ने ऐसा कहा था। अगला पॉइंट है, हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घंटी यंत्र या तुला यंत्र द्वारा होती थी। यह कथन है वानभट्ट का। ठीक है, वानभट्ट ने बताया था। अगला पॉइंट है, सिंधु नदी पार कर सेलुकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा। अंत में दोनों में संधि हो गई तथा दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। यह कथन है एपियानस का। ठीक है, एपियानस का। अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया प्रेरक है सिंधु सभ्यता की। विल्डर ने कहा था मेसोपोटामिया प्रेरक है सिंधु सभ्यता की। ये कथन है विल्डर का। अगला पॉइंट है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ये किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में। नेक्स्ट पॉइंट है, मोक्ष का उपाय ज्ञान नहीं अपितु भक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम है। यह कथन है रामानुजाचार्य का। ठीक है, रामानुज का। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्ष महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, हर्ष जो है महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अन्य धर्मों का आदर नहीं करता था। ये कथन है हेनसांग का। ठीक है, हेनसांग। तो इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। हर्ष किस यान, बौद्ध धर्म के किस यान का था? तो महायान धर्म का। इसको भी आप लोग याद रखें। अगला पॉइंट है, भारत की वैधानिक सीमा हिंदू कुश पर्वत थी। ठीक है, यह किसका कथन है? तो VA स्मिथ का। VA स्मिथ। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के द्वारा संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। ये कथन किसका है? तो प्लूटार्क का है। ठीक है, प्लूटार्क का। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने उत्तर को छोड़कर शेष तीनों क्षेत्र जीत लिया। ये जो कथन है कनिष्क का है। मैंने उत्तर को छोड़कर शेष तीनों क्षेत्रों को जीत लिया है। ये कथन है कनिष्क का। अगला पॉइंट है, राजा बच्चा ही क्यों ना हो उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि वह मानव रूप धारण करके शासन करने वाला देवता होता है। ये मनुस्मृति में कहा गया है। ठीक है, मनुस्मृति। अगला पॉइंट है, अपने जीवन के अंतिम काल में उसे केवल आधे आंवले पर निर्वाह करना पड़ा। ये जो है दिव्यावदान में कहा गया है। ठीक है, अशोक के बारे में। ठीक है, अशोक के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्रगुप्त युद्ध और विजय के लिए ही प्यासा नहीं था, बल्कि उसके चरित्र का एक शिष्ट पक्ष था, काव्य तथा संगीत के प्रति लगाव। ये जो है प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त खुद लिखा था। ठीक है,
अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह किसका कथन है? तो वी.ए. स्मिथ का। वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अब आते हैं मध्यकालीन भारत से रिलेटेड कथन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि मैं किसी गलत कार्य के लिए दोषी रहूँगा तो अपने खिलाफ भी फैसला कर सकता हूँ, यह कथन है अकबर का। ठीक है, अकबर ने ऐसा कहा था। अगला पॉइंट है मैं नहीं जानता कि शरअ में क्या है और क्या नहीं, मैं अपने राज्य के हित में जो कुछ ठीक समझता हूँ करता हूँ, क़यामत के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता, ये कथन है अलाउद्दीन खिलजी का। अगला पॉइंट है दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह क्या था? तो लेनलूप ने कहा था। दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था, ये है लेनलूप का कथन। नेक्स्ट पॉइंट है फिरोज शाह तुगलक सल्तनत युग का अकबर था, ये किसने कहा था? हेनरी इलियट तथा एलिफिस्टन ने। वीवीआई क्वेश्चन ये आपके लिए। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत युग का अकबर था, ये कहा था हेनरी इलियट एलिफिस्टन ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। सुल्तान अपनी प्रजा से मुक्त हुआ तथा प्रजा अपने सुल्तान से मुक्त हुई, ये जो है बदायूनी का कथन है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर ऐसा कहा था उसने। नेक्स्ट है हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, जबकि ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था, ये कथन है लेनपुल का। ठीक है, लेनपुल का, ये आप लोग को आता भी होगा, पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट है बाबर अपने समय के एशियाई शासकों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं किसी देश तथा काल के सम्राटों में उच्च पद पाने योग्य था, ये कथन है वी.ए. स्मिथ का। ठीक है, वी.ए. स्मिथ ने बाबर के बारे में ऐसा कहा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहांगीर के साथ मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतोन्मुख हो गई, ये किसने कहा था? तो पर्सी ब्राउन ने कहा था, पर्सी ब्राउन। अगला पॉइंट है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए करवाया था। ठीक है, ये बेंगले ने कहा था, बेगले ने। ठीक है, बेगले ने कहा था। अगला पॉइंट है अकबर का मकबरा सिकंदरा में एक महान भारतीय शासक का पुण्य स्मारक है, ये हॉवेल ने कहा था। किसने कहा था? हॉवेल ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है फतेहपुर सीकरी जैसी वास्तुकला की कीर्ति न तो अतीत में हुई और न ही भविष्य में होगी, ये कथन है वी.ए. स्मिथ का। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी पत्थर में प्रेम तथा एक महान व्यक्ति के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है, यह कहा था फर्ग्यूसन ने। ठीक है, फर्ग्यूसन ने। अगला पॉइंट है शेरशाह का सासाराम में मकबरा समूचे उत्तर भारत की सर्वोच्चम कीर्ति है, यह पर्सी ब्राउन ने कहा था। किसने कहा था? पर्सी ब्राउन ने। नेक्स्ट है यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। ठीक है, यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता, यह एलिफिस्टन ने कहा था। एलिफिस्टन का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि न्यायमते खुदाई होता है, अतः उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य न्याय संगत होता है, यह कथन है बलबन का। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण में औरंगजेब के यश और शरीर दोनों की समाधि बनी, ये है वी.ए. स्मिथ का कथन। अगला पॉइंट है मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली के साम्राज्य को लगभग खो दिया था, ये कथन है शेरशाह का। मारवाड़ विजय के बारे में इन्होंने ऐसा बताया था। नेक्स्ट अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा है, यह जॉन मार्शल ने कहा था, जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट है वह सबसे अधिक विद्वान एवं पूर्ण राजा था, वह ऐसे व्यक्तियों में से था जो विदेशियों का सम्मान करता था और वह एक महान एवं न्यायप्रिय शासक था, ये कथन जो है कृष्णदेव राय के बारे में किसने कहा था? तो डोमिंग पायस ने। ठीक है, डोमिंग पायस ने। अब आते हैं आधुनिक भारत, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसका एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ेंगे नहीं, सबको देखेंगे। नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये किसका कथन है? तो मोहम्मद इकबाल का। वीवीआई क्वेश्चन, इससे एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ेंगे। अगला पॉइंट है ब्रिटिश शासन अपने वजन एवं शक्ति में दुर्धर्ष बेलन है, जिसके अपने उपयोग है किंतु इससे भूमि के उपजाऊ होने में मदद नहीं मिलती, ये कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। अगला पॉइंट है मैं एक दिव्य दृष्टि नहीं हूँ, मैं एक व्यवहारिक आदर्शवादी होने का दावा करता हूँ, यह है कथन है महात्मा गांधी का। ठीक है। अगला पॉइंट है एकीकृत बंगाल एक शक्ति है तथा विभाजित बंगाल टूटकर बिखर जाएगा, यह हर्बर्ट रिजले ने कहा था।
अगला पॉइंट है भारतीय मैदानों में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती थी, यह विलियम बेंटिंक ने कहा था। अगला पॉइंट है जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य को सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट पॉइंट है जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही न कर सके उसे महात्मा जी ने कर दिया, उन्होंने शांति कायम कर दी, ये कथन किसका है? तो लॉर्ड माउंटबेटन का है, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला पॉइंट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कथन है मोहम्मद इकबाल का। अगला पॉइंट है समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह, यह जो कहा था CR दास ने कहा था, चित्तरंजन दास। ठीक है। नेक्स्ट है स्मरण रहे जमींदारों को हमें अपना मित्र बनाना है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। स्मरण रहे जमींदारों को हमें अपना मित्र बनाना है, यह कथन है महात्मा गांधी। अगला पॉइंट है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, यह कथन भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, क्रांति की तलवार में धार जब कब आएगी? जब वैचारिक पत्थर पर उसे रगड़ा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है, यह कथन है टीपू सुल्तान का। अगला पॉइंट है किसानों को स्वयं को न केवल विदेशी गुलामी से बल्कि भू स्वामित्व एवं पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा, ये कथन है भगत सिंह का। अगला पॉइंट है आज हमारे देश को आवश्यकता है लोहे के स्नायु तथा इस्पात की नारियों की, ये विवेकानंद ने बताया था। ठीक है, विवेकानंद का कथन है आज हमारे देश को आवश्यकता है लोहे के स्नायुओं तथा इस्पात की नारियों को। अगला पॉइंट है हम सब धरती के बेटे हैं, हमें साथ रहना है, मेरी बात मानिए और भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो जाते, ये कथन है हमारे जिन्ना साहब का। ठीक है, जिन्ना। नेक्स्ट है सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला पॉइंट मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कथन कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी, ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का। अगला पॉइंट है भारत एकमात्र आशा उसकी जनता है, ऊंचे वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृतप्राय है, ये कथन है विवेकानंद जी का। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है, ये कथन है अरविंद घोष का। नेक्स्ट पॉइंट स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर या प्राप्त करके रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा, कथन है महात्मा गांधी का। अगला पॉइंट है यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अगला पॉइंट है हिंदुस्तान तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये एल्गिन द्वितीय का कथन है। ठीक है, एल्गिन द्वितीय का। वेदों की ओर लौटो, ये कथन है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है। अगला पॉइंट है यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे, हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई होगी, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला पॉइंट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये कथन राम प्रसाद बिस्मिल का है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का। नेक्स्ट है हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा, कथन है जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है। अगला पॉइंट है दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था, जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं वरन लॉर्ड मिंटो था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कथन है। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अगला पॉइंट है यह एक ऐसे लूटे हुए देश की अवस्था है जहां लुटेरा लगातार लूट रहा है और फिर साफ बचकर निकल जाता है, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। नेक्स्ट है ये तो हो गया। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार और उत्तम राज इसके विकल्प नहीं हो सकते, लाला लाजपत राय का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे लगता है सत्याग्रह की आतंकवाद को रोकने का एकमात्र उपाय है, ये महात्मा गांधी का कथन है।
अगला पॉइंट है कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा कि मैं इसे शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। ये कथन है लॉर्ड कर्जन का। अगला पॉइंट है क्रांति से हमारा तात्पर्य यह है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। ये कथन है भगत सिंह का। नेक्स्ट पॉइंट है होम रूल भारत का अधिकार है। भारत राष्ट्र के रूप में अपना न्यायिक अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य से मांगता है। यह किसने कहा था? तो एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे मुख्य कारण इसके जन्मदाताओं को साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की चिंता थी। ये कथन किसका है? लाला लाजपत राय का। अगला पॉइंट है वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या कम से कम है। डफरिन ने कहा था कांग्रेस के बारे में। ठीक है, कांग्रेस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट पॉइंट मेरी एकमात्र आशा प्रार्थना में है और उसके उत्तर में निहित है। ये कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण कथन किसके द्वारा कहे गए थे। ये सारे कथन जो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक से हो गए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर तथा निर्माता और उसकी शैली के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर जो है कांचीपुरम में स्थित है। कांचीपुरम में, कहाँ पर? कांचीपुरम में। और 700 ईस्वी में बना था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे राज सिम्हा भी बोलते थे, नरसिंह वर्मन सेकेंड। अगला पॉइंट है बैकुंठ पेरुमल मंदिर। बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है ये भी कांचीपुरम में है। 1720 ईस्वी में इसे नरसिंह वर्मन दूसरा ने बनवाया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। 720 होना चाहिए, 1720 लिखा गया है। ठीक है, 720 होना चाहिए, गलती से 1720 हो गया। नेक्स्ट है मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर भी कांचीपुरम में है। ठीक है, 8वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया नंदी वर्मन के द्वारा। चेलेश्वर मंदिर ये भी कांचीपुरम में है। 9वीं शताब्दी में विजयालय के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है नागेश्वर मंदिर जो है कुंभकोणम में है। कुंभकोणम में 9वीं शताब्दी में आदित्य प्रथम के द्वारा बनाया गया। अगला पॉइंट है तिरुवालेश्वर मंदिर जो है ब्रह्मदेशम में है। 10वीं शताब्दी में राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजौर में है। किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। किस शताब्दी में? तो 11वीं शताब्दी में। अगला पॉइंट है वैद्यनाथ मंदिर। ये तिरुचिरापल्ली में है। राजराज प्रथम ने बनवाया था। तो राजराज प्रथम का यहाँ 3 क्वेश्चन आ गया, तीनों को याद रखेंगे। आपको ईस्वी याद न रहे लेकिन कहाँ है और किसने बनवाया था ये जरूर याद रखेंगे। उत्तर कैलाश मंदिर ये तंजौर में है और इसे लोगा महादेवी ने, राजराज प्रथम की पत्नी ने बनवाया था, लोगा महादेवी। अगला पॉइंट है शिव देवालय मंदिर। ये मंदिर पोलनरुआ में है। राजराज प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद आपका विरूपाक्ष मंदिर को देख लेते हैं जो VVI है, बहुत VVI है। विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक हम्पी में है। लखन दंडेश देवराय द्वितीय का सामंत था, उसने बनवाया था विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, VVI क्वेश्चन 14वीं शताब्दी में, पूरा याद रखेंगे इसको। अगला पॉइंट है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है, तमिलनाडु में। 4वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था पांड्य शासकों के द्वारा। ठीक है, पांड्य शासकों के द्वारा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत तथा मुगलकालीन स्थापत्य कला के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत से देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबतुल इस्लाम मस्जिद को बनवाया, कुतुब मीनार को शुरू करवाया और 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। VVI है। उसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया, इल्तुतमिश का मकबरा बनाया और गंधक की बावली मतलब दिल्ली में है, ये तीनों बनवाया था। उसके बाद बलबन के बारे में देखते हैं। बलबन ने लाल महल बनवाया था और बलबन का मकबरा जो है उसी ने बनवाया था। ठीक है, तो लाल महल और बलबन का मकबरा बलबन के शासनकाल में बना। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अल्लाई दरवाज़ा का निर्माण कराया गया, सीरी फोर्ट का निर्माण और हजार सितून जो दिल्ली में है उसका निर्माण करवाया गया था।
नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक, इसने तुगलकाबाद की स्थापना की और गयासुद्दीन का मकबरा भी इसी के शासनकाल में बना। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखते हैं, जहांपनाह नगर की स्थापना की, आदिलाबाद किला बनवाया और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला मैदान का निर्माण करवाया था। खाने जहाँ तेलांगनी मकबरा का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ने मोठ का मस्जिद का निर्माण करवाया, VVI क्वेश्चन। आगरा नगर के निर्माण करवाया था और बड़े खा एवं छोटे खा मकबरा का निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है। इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा बनाया था, VVI क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिकंदर लोदी का मकबरा किसने बनवाया था, तो इब्राहिम लोदी ने। अब आते हैं मुगल वंश में, मध्यकालीन भारत के मुगल वंश। बाबर ने काबली बाग मस्जिद पानीपत में बनवाया था, जामी मस्जिद संभल में बनवाया था और राम बाग आगरा में बनवाया था। ठीक है। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी जो दिल्ली में। ठीक। उसके बाद अकबर के द्वारा जो काम किया गया था देखिए, आगरा का किला, पंचमहल, फतेहपुर सीकरी, सलीम चिश्ती का मकबरा और बुलंद दरवाज़ा, ये जो है अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट है बेगा बेगम। ठीक है। बेगा बेगम हुमायूं का मकबरा बनवाई थी। ठीक है। बेगा बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाई थी। उसके बाद है जहांगीर, जहांगीर ने अकबर का मकबरा सिकंदरा में बनवाया, एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया, आगरा में नूर जहाँ द्वारा निर्मित। ठीक है। और शालीमार बाग कश्मीर में बनवाया था। ठीक है। जहांगीर ने एतमादुद्दौला का मकबरा जो है ना आगरा में नूर जहाँ द्वारा निर्मित है, जो जहांगीर के शासनकाल में ही बना था। उसके बाद है शाहजहाँ का शासनकाल, शाहजहाँ का शासनकाल में शाहजहानाबाद नगर की स्थापना हुई, चांदनी चौक जहाँ आरा द्वारा निर्मित हुआ, ताजमहल का निर्माण करवाया और लाल किला का निर्माण दिल्ली में हुआ था। ये शाहजहाँ के शासनकाल में शाहजहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट है औरंगजेब, औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद लाहौर में बनवाया। उसके बाद मोती मस्जिद जो है लाल किला दिल्ली में बनवाया। रबिया उद दुरानी का मकबरा जो है औरंगाबाद में बनवाया था। ठीक है। इसकी पत्नी है रबिया उद दुरानी। अगला पॉइंट है शेरशाह मकबरा सासाराम में बनवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड पेशावर से सोनार तक गांव तक जो है इसका मरम्मत करवाया था और शेर मंडल दिल्ली में है, उसकी स्थापना शेरशाह के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है। अब आते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में देखते। ठीक है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि थे, महाभाष्य के लेखक पतंजलि। ठीक। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव थे। ये सब VVI सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है। जरूर पढ़ेंगे आप लोग। बृहद कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र है। ठीक है। बृहद कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य जी हैं, मतलब कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही हुए। नीति सार के जो लेखक है वो कामाकंदक है। ठीक है। कामदंक। मृक्ष कटिकम के लेखक शूद्रक जी हैं। मालविकानी मित्रम के लेखक कालिदास। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। ठीक है। पृथ्वीराज रासो को लिखा था चंद्रबरदाई ने। रासतरंगिणी के लेखक कलहन थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर रामचरित के लेखक संध्याकर नंदी थे। उत्तर रामचरित है सिर्फ। ठीक है। रामचरितमानस नहीं है। उत्तर रामचरित के लेखक संध्याकर नंदी है। तोलकाप्पियम के लेखक तोलकाप्पियर है। शिल्पादिकारम के लेखक इलैंगो आदिगल है और मणि मेखला के लेखक शीतल लैस सतनार है। ठीक है। और जीवक चिंतामणि के लेखक तुरुकदेवर। तो ये है प्रमुख रचनाएं। ठीक है। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत कालीन प्रमुख रचनाएं, किसने क्या लिखा था। ठीक है। फर्स्ट है तारीख़े हिंद, तारीख़े हिंद को अलबरूनी ने लिखा था। तारीख़े हिंद को किसने लिखा, अलबरूनी ने। ताज उल मासीर के लेखक हसन निजामी थे। इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। तारीख़े फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। ठीक है। तारीख़े फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। अगला पॉइंट है आपका फतुहात फिरोज शाही, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। जैनुल अखबार जो था वो अबी सैयद के द्वारा लिखा गया था। तबकाते नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज थे। ठीक है। तारीख़े मसूदी के लेखक अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी थे। ठीक है। उसके बाद किताबुल रेहला के लेखक इब्न बतूता है। किताबुल रेहला के लेखक इब्न बतूता है। तारीख़े सलातीन ए अफ़गान के लेखक अहमद यादगार है। ठीक है। अहमद यादगार। उसके बाद आते हैं किताबुल यामनी के लेखक उतबी है। किताबुल यामनी के लेखक उतबी हैं।
खजियान उल फतूह के लेखक अमीर खुसरो, ठीक है, खजियान उल फतूह के लेखक अमीर खुसरो। फतवा ये जहादारी के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है, ठीक है। अब आते हैं मुगल काल की रचना। मुगल काल में बाबरनामा बाबर ने लिखा था। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम। तारीख़े शेरशाही के लेखक अब्बास खां शेरवानी था, ठीक है, तारीख़े शेरशाही के लेखक अब्बास खां शेरवानी था। उसके बाद तारीख़े रसीदी के लेखक मिर्ज़ा हैदर दुगलत थे, ठीक है। तारीख़े फरिश्ता के लेखक जो हैं मोहम्मद कासिम फरिश्ता। उसके बाद तबकाते अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद। उसके बाद है अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। तुजुक ए जहादारी के लेखक जहांगीर थे। बादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी थे, ठीक है। शाहजहांनामा लेखक इनायत खां थे। बादशाहनामा के लेखक मोहम्मद अमीन कजवीनी थे, ठीक है, मोहम्मद अमीन कजवीनी। और नुस्खा ए दिलकुशा के लेखक भीमसेन थे। अब आते हैं आधुनिक काल की रचनाएं, इसको देख ले। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। इंडिया डिवाइडेड तो राजेंद्र प्रसाद। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक B.R. अम्बेडकर थे। ऑन इहाइलेशन ऑफ कास्ट के लेखक B.R. अम्बेडकर थे। सत्याग्रह प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद आते हैं गोल्डन थ्रेशहोल्ड के लेखक सरोजनी नायडू। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के लेखक सरोजनी नायडू। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस V.D. सावरकर VBI क्वेश्चन। द लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। आनंदमठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के लेखक स्वामी विवेकानंद। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद आते हैं कुछ युद्ध के बारे में देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था, ठीक है। उसके बाद कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में अशोक एवं कलिंग शासक के बीच हुआ था, ठीक है। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम एवं अरबों के बीच हुई थी, ठीक है। उसके बाद पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। उसके बाद है तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था ये 1192 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, ठीक है। उसके बाद तराइन का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1215 में इल्तुतमिश एवं यलदोज के बीच, ठीक है। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में इल्तुतमिश एवं यलदोज के बीच, ठीक है। उसके बाद है चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में मोहम्मद गोरी एवं जयचंद के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर एवं राणा संगा के बीच, तो बाबर ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी उसमें सब में जीत गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में, जिसमें बाबर एवं मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। उसके बाद है घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर एवं महमूद लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह एवं हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, जिसमें शेरशाह एवं हुमायूं ने लड़ाई की, इसमें शेरशाह विजयी हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में, ठीक है, अकबर एवं हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ। उसके बाद ताली कोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, इसमें विजयनगर एवं बहमनी वंश के बीच हुआ था, इसमें विजयनगर का पतन हो गया था, ठीक है, ताली कोटा युद्ध में, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। उसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर एवं महाराणा प्रताप के अकबर विजयी रहा। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों का पतन हो गया और अंग्रेज जीत गए। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है जीत गए थे। उसके बाद है बक्सर का युद्ध
1764 में हुआ था अंग्रेज एवं संयुक्त गठबंधन के साथ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला था, अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था, अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच। तो ये जो आंग्ल वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर याद रखेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में हुआ था, टीपू सुल्तान एवं अंग्रेज के बीच, ठीक है, टीपू सुल्तान के। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, टीपू सुल्तान अंग्रेज के बीच, जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी, 1799 में मर गया था। उसके बाद प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच, अंग्रेज एवं सिखों के बीच हुआ था। उसके बाद चिलियाना वाला युद्ध या द्वितीय सिख युद्ध, चिलियाना था 1848 से 49, ठीक है, अंग्रेज एवं सिखी के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 48, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1748 से 54 तक हुआ था, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 56 से 63 तक, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच, ठीक है। उसके बाद आता है प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध 1775 से 82, अंग्रेजों एवं मराठों के बीच हुआ था। द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ था। तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक हुआ था, ठीक है। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1838 से 42 तक हुआ था और द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध जो था 1878 से 80 के बीच हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे बहुत सारे मेन टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और इधर जितना जल्दी हो सके मैं रिवीजन करा दूंगा, तो आप लोग जुड़े रहिए KRC के साथ, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर आप लोग बजा दीजिएगा ताकि आप लोगों को सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़रूर देखिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर भी कीजिए।